हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। मैं अपने वीडियो में वही क्वेश्चन रखता हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इन्हें स्किप ना करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? गुर्दा, वृक्क, हृदय, रक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, वृक्क में, यानी यकृत में। देखिए, यकृत में जो यूरिया होता है यह अमोनिया के रूप में तो बनता है, ठीक है ना। जो बदल कर किस में आ जाता है? यूरिया में आ जाता है, ठीक है ना। जो अमोनिया होता है वह यूरिया में चेंज होकर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो यूरिया होता है वो शरीर के किस भाग में निर्माण होता है उसका? तो वृक्क में होता है। ओके, अब यहाँ देखिए, जैसे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, ठीक है। यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदलकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? देखिए, यहाँ पे लवक की बात की जा रही है ना, किस कारण होते हैं ये नहीं पूछ रहा है, लवक पूछ रहा है। तो टमाटर में जो रंग इसके होते हैं लाल रंग, और फूलों के जो अलग अलग रंग होते हैं लाल पीला, ये क्यों होते हैं, यानी कौन से लवक होते हैं जिसके कारण ये होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ए बी सी। तो इसमें देखिए दिया है हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, वर्णी लवक। अब देखिए, जो पौधे होते हैं, पौधों में पाए जाने वाले लवकों को वर्णी लवक कहते हैं। इन्हें क्रोमोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कभी ऑप्शन में दे देगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसे वर्णी लवक कहते हैं। ये लवक पौधों को पीला, नारंगी, लाल रंग देते हैं। यह मुख्य रूप से फल भित्ति, पंखुड़ी, बीजों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? कैरोटीन नामक पदार्थ होता है। कैरोटीन नामक यह पदार्थ फूल और बीजों को भी क्या कर देता है? रंग देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना, हरे रंग को किसमें चेंज कर देता है? ये चेंज कर देता है लाल रंग में। ओके, नेक्स्ट, कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। इसका मतलब है, ये बोल रहा है कि जो कोशिका होता है उसमें जो श्वसन लेने वाले यानी श्वसन करने वाले कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के जो अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये होगा गाल्जी का, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। देखिए, कोशिका में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका जिम्मेदार होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाली झिल्लीबद्ध अंग है। झिल्लीबद्ध का मतलब है झिल्ली से चारों तरफ से क्या रहता है? घिरा रहता है। और इसकी जो आकृति होती है ये चप्पल की नुमा होती है, ठीक है ना। इस तरह इसकी आकृति होती है, ऐसे ही ये कोशिकांग में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, एनीमिया, वेरी डर्मेटाइटिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, एनीमिया रोग होता है। देखिए, जो फोलिक अम्ल है ना, इसका जो जो B9 होता है ना, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, ठीक है ना। देखिए, फोलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे फोलेट यानी फोलासिन और ल्यूकोवोरिन जैसे नामों से भी जाना जाता है। फोलिक एसिड एक पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी विटामिन बी जो होता है ये पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। और विटामिन B9 भी क्या होता है? पानी में घुलनशील है। यह DNA, RNA तथा हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? देखिए, इसमें यह बात कह रहा है कि ऑक्सीजन रहित रक्त यानी वह कौन सा भाग है जिसमें रक्त तो रहता है लेकिन O2 नहीं रहता है? तो फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी धमनी, तो महाधमनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, फुफ्फुसी धमनी, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में आर्टरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, ये धमनियां दाएं नीले से फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती हैं। मतलब फेफड़े से फेफड़े तक ये रक्त को ले जाती हैं, बट उसमें क्या होता है? O2 नहीं होता है। यह शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। देखिए, ये है पल्मोनरी आर्टरीज और ये भी है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक ना। ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। तो देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इस कलर का, यही है
पल्मोनरी धमनी, ठीक है ना, जिसमें कौन सा रक्त बहता है, देखिएगा ये वाला हिस्सा, ये जो इस कलर का है ना, यही है। ये क्या करता है, फेफड़े तक क्या करता है, ये जो है क्या पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है, लेकिन उसमें O2 नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, मेथोनोइक अम्ल। आपको पता होगा फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, फार्मिक अम्ल। देखिए मेथोनोइक अम्ल जो होता है ना, उसे फार्मिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, डंक से जलन होती है। मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए एक तनु क्षारक जैसे बेकिंग सोडा या साबुन लगा दिया जाता है, जिससे जलन कम हो जाती है, ठीक है ना। 1671 में अंग्रेज प्रतिवादी जॉन रे ने इसे पहचाना और इसका नाम दिया क्या, फार्मिक अम्ल। इन्होंने फार्मिक अम्ल नाम दिया था, और इसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण, तनाव, गुरुत्वाकर्षण, दबाव। तो उसे कहते हैं दबाव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अवक्रिया का उदाहरण है, भौतिक अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया, प्रतिवर्ती अवक्रिया, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रासायनिक अवक्रिया। यानी लोहे पे जब जंग लग जाता है तो यह कौन सी अवक्रिया कहलाता है, रासायनिक अवक्रिया। ओके, नेक्स्ट, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, अनुमापन, फटकारना, अपकेंद्रीकरण, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। ओके, नेक्स्ट, एसआई मात्रक सिस्टम में 1 वाट घंटा निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, 1 अश्व शक्ति, 3600 जूल, 1 न्यूटन, 1 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, 3600 जूल। देखिए जो 1 वाट होता है वह 1 जूल प्रति सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए 1 वाट अगर सेकंड ले लें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है 1 जूल जो होता है वह 1 वाट घंटा भी कहलाता है, ठीक है ना, घंटा कहलाएगा। अब आप इस घंटे में देखिए 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट घंटा। तो आपको पता 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड, ठीक है ना। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। यानी 1 वाट में अगर 3600 सेकंड से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3601 के 3600। तो ये हो जाएगा 1 जूल बराबर, सॉरी 1 वाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3600 जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा, 3600 जूल, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है, सैकरीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, सैकरीन। देखिए यह चीनी से लगभग 300 से 500 गुना क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन यह शर्करा नहीं होता है। यानी इसका प्रयोग जो मधुमेह के रोगी होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ए और बी दोनों, माल्टोज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा, कोशिका द्रव। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका द्रव। देखिए कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो कोशिका द्रव होता है वह साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा पदार्थ है। यह अर्ध पारगम्य है, मतलब ये आर पार तो दिखाई देता है लेकिन पारगम्य की तरह नहीं, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। विशेषता के कारण यह जेली जैसा होता है। यह कोशिका झिल्ली के भीतर मौजूद होता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब जो कोशिका द्रव्य होता है ना वो ऐसे होता है ना, तो इसमें कई कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक, राजधानी। ये सब किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ओके, यानी जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट, 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 अर्ग प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 पास्कल प्रति सेकंड।
देखिए अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि 1 वाट बराबर क्या होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी वाला, 1 जूल प्रति सेकंड। इसका नाम जेम्स वाट के नाम पे रखा गया था, जो स्टीम इंजन यानी जो भाप इंजन था उसके आविष्कारक थे। उन्होंने भाप इंजन की क्या की थी, खोज की थी। तो इसमें हो जाएगा 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं, 12 जोड़ी, 25 जोड़ी, 40 जोड़ी, 31 जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, 31 जोड़ी। देखिए जो मेरु तंत्र होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, मेरुदंड और शरीर के बीच संचालन, संवेदी और संकेतों को ले जाने के लिए क्या करती हैं, काम करती हैं, यानी उन्हें ले जाने के लिए यही उत्तरदायी हैं। इन्हें स्पाइनल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से 8 जोड़ी ग्रीवा, 12 जोड़ी वक्षीय, 5 जोड़ी कटी और 5 जोड़ी त्रिकास्थी और 1 जोड़ी अनुमस्तिष्क तंत्रिकाएं शामिल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है, अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, ननाब्दिश। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, पृथ्वी। देखिए ये जो मिसाइल है ये सतह और सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता क्या है, 150 किलोमीटर, यानी यहाँ से बैठ के जैसे अपने लक्ष्य को साधने के लिए अगर वह लक्ष्य 150 किलोमीटर भी दूर रहेगा तो भी इस मिसाइल के द्वारा उस लक्ष्य को क्या किया जा सकता है, भेदा जा सकता है। यह स्वदेशी भूमि और समुद्र आधारित मिसाइलों की श्रृंखला में पहली मिसाइल है। भारतीय सेना ने पृथ्वी 1 को सेवा से हटा दिया, इसकी जगह प्रहार मिसाइल को शामिल कर लिया। अर्थात जो पृथ्वी 1 थी उस मिसाइल को अपने मिसाइल की कैटेगरी से हटा दिया, उसमें प्रहार को शामिल कर लिया। प्रहार भी एक क्या है, मिसाइल है, ठीक है ना, जो सतह और सतह पर क्या करता है, मार करता है, ठीक है ना, यानी सतह पे सतह से वार करने के लिए काम आता है। ओके, नेक्स्ट, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचना होती है। अभी मैंने आपको बताया ना, कोशिका जो द्रव्य होता है उसी के अंदर क्या होते हैं, सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। वे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में जॉर्ज पलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। मतलब जो राइबोसोम है इनकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पलाडे ने की थी, ठीक ना। कब की थी, 1953 में की थी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, उत्तरदायी है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। यानी जो राइबोसोम होते हैं उन्हें प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, किसका, कोशिका का, ठीक है ना। यानी कोशिका इससे क्या करती हैं, प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, ठीक है ना, यानी प्रोटीन लेती हैं। ओके, नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत को क्या कहा जाता है, मेसोस्फीयर, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल। तो जो सबसे ऊपरी मंडल होता है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 600 किलोमीटर से ऊपर की जो मंडल होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं। ये 600 किलोमीटर से भी ऊपर तक होती हैं, ठीक है ना, लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट, लिग्निन नामक पदार्थ पौधों में कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्तियों में, फ्लोएम में, वलकुट पर, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। देखिए जो लिग्निन होता है यह कार्बनिक जटिल बहुलक है, यानी एक प्रकार की जटिल कार्बनिक बहुलक है। यह पौधों को क्या देता है, मजबूती देता है, उन्हें कठोर बनाता है। लिग्निन पौधों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज और हीमोसेलुलोज को क्या कर देता है, जोड़ देता है। लिग्निन पौधों को हवा और कीटों से बचाता है। यह पौधों को सीधी या सीधा खड़ा होने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे जो पौधे होते हैं उसमें ये जो टहनियाँ निकलती है ना, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पे देखिए मजबूत होता है, जैसे गांठ नहीं पड़ जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे यही क्या रहता है, लिग्निन ही जमा होती है, जिससे क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, वहाँ पे मजबूत हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, कैस्कोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन के बिना शरीर का कौन सा कार्य संभव नहीं होता है, मुद्रण क्रिया, ऊर्जा का उत्पादन, तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों का निर्माण। देखिए अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो मांसपेशियों का निर्माण नहीं हो पाएगा और मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, शिथिल बन जाएंगी और कमजोर बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट,
हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, नन ऑफ दिस। तो देखिए सबको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ओके, नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। इसे एटीपी को एक और नाम से जानते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, ठीक है ना। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, पारितंत्र ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। देखिए यह क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया हुआ था, मैक्सिमम लड़कों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है और उन्हें जितनी भी जानकारी थी इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। देखिए मैं एक बार फिर बोलता हूं, आप लोग को जितनी भी जानकारी रहे क्वेश्चन के बारे में आप लिखा करिए। देखिए लिखने से आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, सूर्य का प्रकाश। देखिए पृथ्वी पर मौजूद सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य ही जिम्मेदार है, किसके लिए? ऊर्जा के लिए। गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी तंत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे वायुमंडल में या थल मंडल, जल मंडल में जितने भी ऊर्जा का निर्माण होता है उनकी देन कौन है? सूर्य की ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क दिया हुआ था, सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला, वायरस। इबोला एक प्रकार का क्या है? वायरस है। देखिए इबोला विषाणुओं के कारण होता है, जंगली जानवरों से लोगों में क्या होता है? फैलता है। यह मानव से मानव संचरण के माध्यम से भी फैलता है। पहली बार 1976 में अफ्रीका में इबोला नदी के पास इसे खोजा गया था। इसका लक्षण यह है कि बुखार होगा, थकान लगेगी, मांसपेशियों में दर्द होगा और उल्टी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया, ठीक है ना, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको वर्क दिया हुआ था। तो आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चन वर्क दूंगा और इसके बारे में जितना भी आपको नॉलेज हो आप कमेंट में लिखा करिए, क्योंकि लिखने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।